कल हमने महमूद गजनवी को पढ़ा था और किस तरह से उसने भारत पर आक्रमण किए उसका पूरा ब्यौरा हमने कल लिया था। आज उसी श्रृंखला के अंदर हम गौरी को पढ़ेंगे, मोहम्मद गौरी। ये भी अरब से आया हुआ है, टर्क है। वो गजनी से आया था, ये गौर से आया था। हालांकि जिस समय यहाँ आया था तो ये गजनी का ही गवर्नर था, पर वो गौर वंश के अधीन था, इसलिए मोहम्मद गौरी कहलाता है। ये जो आपके सामने एक चित्र मैंने प्रस्तुति भी इस समय किया हुआ है, इसे ध्यान से देखिए। ये उसका मकबरा है मुल्तान में, जहाँ उसकी हत्या कर दी गई थी और खोखरों ने, कहा जाता है, हत्या कर दी थी उसकी। तो वहीं उसको झेलम नदी के किनारे उसको दफना दिया गया था और ये उसका मकबरा, वहाँ का मकबरा है। तो हम इसके बहुत सारे पहलुओं को नहीं देखेंगे, हम केवल भारतीय आक्रमणों पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि मोहम्मद गौरी दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, इसकी नींव रखने वाला माना जाता है। हालांकि दिल्ली सल्तनत पर उसने एक दिन भी राज नहीं किया। वो दिल्ली सल्तनत वो ऐबक को देकर चला गया, रास्ते में जब जा रहा था तो अब उसकी हत्या हो गई। वो भी मैं आपको अभी डिटेल में इसको बताऊंगी। सबसे पहले हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस मोहम्मद गौरी की हम बात कर रहे हैं, जब वहाँ गजनी वंश था, तो ये गौर वंश कहाँ से आया, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो 12वीं शताब्दी के बीच का टाइम पीरियड एक ऐसा था जहाँ गौर वंश का उदय हुआ था। ये अलाउद्दीन जहाँसोज है, इसने इसकी नींव रखी थी और उसकी मृत्यु के बाद सैफुद्दीन गौर के सिंहासन पर बैठा था। गौरी साम्राज्य का जो आधार है वो उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान के अगर मैप को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मुझे यहाँ लगाना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम में मैं उस चीज़ को करूँगी। उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, वहाँ से ये प्रारंभ होता है गौरी। और ये गजनी जितना भी है, ये एक क्षेत्र आसपास का क्षेत्र है, इस पर इनका अधिकार हुआ। मोहम्मद गौरी जो है शम्सबनी वंश का था। गौरी का जो पूरा नाम है वो है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, जो गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी का छोटा भाई है। गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी कौन है? जिसने जो है गौर पर अधिकार किया था, गौर वंश की इस नींव को आगे बढ़ाया था और गजनी और गौर दोनों राज्यों को जिसने जीता था। और उसने 1163 के अंदर गौर को राजधानी बनाया था, इसलिए गौर से निकले हुए लोग हैं, ये गौरी कहलाते हैं। एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना गयासुद्दीन मोहम्मद गौरी ने की थी। उसका छोटा भाई है शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी जो है, ये हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि गौर का रहने वाला था। एक पहाड़ी जिला है, ये एक पहाड़ी जिला है और एक रेगिस्तान भी है। और ये जो है, ये गजनी और हिरात के बीच में एक जगह है जहाँ पर ये स्थित है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी जगह पर जो है वो धन संपदा की कमी होती है। ऐसी बात पर जो है खाने पीने की स्पेसिफिक चीज़ों की कमी हो जाती है, जो सूत से बनने वाली सामग्री है उसकी कमी हो जाती है। तो इसीलिए हर आक्रमणकारी ऐसी जगह तलाश करता है जहां उसको ये सारी सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो हमारा देश जो हिंदुस्तान देश है, जो हिंदू कुश से पर्वत से शुरू होता था, वो देश बड़ा आकर्षित करता था, क्योंकि हमारा देश भरपूर खनिज से भरपूर है, जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उससे भरपूर है। हर चीज यहाँ पर हमारे यहाँ उपलब्ध होती है, तो इस बड़ा आकर्षित करता था। लेकिन ये जो मोहम्मद गौरी ने जो भारत के टैक्स किसका किसका भाई, जरा सा अपने इसको म्यूट करिए भाई, म्यूट करिए। कहाँ से आवाज बहुत बुरी तरह से आ रही है। तो ये जो है 1173 में गौर के सुल्तान गयासुद्दीन के छोटे भाई शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया। गजनी का स्वतंत्र शासक तो वो था, लेकिन भाई का रिगार्ड भी बहुत था, इसलिए उसकी अधीनता वो मानता था। तो उसके बाद उसने प्लान किया कि किस तरह से, क्योंकि हमारे देश हिंदू कुश को अगर ध्यान से देखो तो हमारे देश का जो एंट्री गेट है
वो मुल्तान और पंजाब है। तो जब तक मुल्तान और पंजाब को कोई विजेता नहीं जीतेगा, जैसे कल भी आपने देखा था कि किस तरह से महमूद गजनबी ने सबसे पहले इन्हीं क्षेत्रों को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया था, वही जो है गौरी ने किया। तो वो एक स्ट्रेटेजी बनाकर हिंदुस्तान के अंदर घुसा जाता है। आगे भी आप देखेंगे, जैसे अभी तराई का युद्ध देखेंगे, फिर पानीपत का युद्ध देखेंगे, वो पंजाब का क्षेत्र है पूरा का पूरा, वो हमारा एंट्री गेट कहलाता है, और वहीं से इसने भी जो है अपना अटैक का रास्ता उसने तैयार किया। लेकिन भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य अगर हम दोनों को कंपैरेटिवली ले लें, महमूद गजनबी को और मोहम्मद गौरी को अगर हम कंपैरेटिवली ले लें, तो दोनों का उद्देश्य अलग अलग है। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो इन दोनों का उद्देश्य अलग है। गौरी का आक्रमण का उद्देश्य महमूद गजनबी की तरह पैसा उठाकर, धन दौलत उठाकर, हीरे जवाहरात उठाकर ले जाके गौर में रखना नहीं था। गौरी का उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। वो ये चाहता था कि हमेशा के लिए एक ऐसा राज्य मुझसे मिल जाए जो हमारी जरूरतों की पूर्ति करता रहे। तो वो हमारे हिंदुस्तान से अच्छा कोई और जगह हो नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ प्राकृतिक संपदाएं बहुत अच्छे से, ईश्वर की मेहरबानी कहिए कि हमारे को उसने ये उपलब्ध करा रखा है। तो इसलिए एक कारण ये था, इस्लामिक जगत का वो प्रसार प्रचार करना चाहता था, और उसने किया भी, क्योंकि उसने नींव रखी। और महमूद गजनबी को ध्यान से देखें तो उसने कोई नींव नहीं रखी, वो तो एक दिन भी रुकना नहीं चाहता था। जब उसके हाथ में दौलत आ जाती थी तो उसके बाद वो एक दिन भी यहाँ बर्बाद नहीं करना चाहता था, वो सीधा गजनी पहुंचता था। और ये इसने यहाँ का चीज यही लगाया, साम्राज्य स्थापित किया। और इसलिए जो है वो दोनों के नियत के फर्क को देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये साम्राज्य निर्माता था, जबकि वो एक लुटेरा था। दोनों के उद्देश्यों में बहुत जबरदस्त फर्क है। हालांकि दोनों का उद्देश्य, एक कट्टर सुन्नी मुसलमान वो भी था, कट्टर सुन्नी मुसलमान ये भी था, इस्लाम जगत में अपना प्रचार, अपना परचम फैलाने की इच्छा उसकी भी थी और इसकी भी थी, लेकिन उसका तरीका गलत था। इसका तरीका यहाँ साम्राज्य स्थापित करके, अगर यहाँ से चीज लूटी है तो वो यहीं लगानी है, ये साम्राज्य स्थापित करने की इसकी इच्छा थी। अब हम देखते हैं कि भारत पर जो इसके आक्रमण है वो कौन कौन से हैं, कौन सा उसका मुख्य द्वार है, कहाँ से वो आया, किस तरह से वो पृथ्वीराज चौहान के साथ, क्योंकि भारत में उस समय पृथ्वीराज चौहान का परचम था, अगर उसको नहीं हराया जाता तो दिल्ली सल्तनत कैसे भी स्थापित हो नहीं सकता था। सबसे पहले मैंने कहा ना, मुल्तान एक पहला क्षेत्र पड़ता है। अगर मुल्तान को आपने क्रॉस नहीं किया तो उस समय के हिंदुस्तान में आप कैसे भी प्रवेश नहीं कर सकते थे। मुल्तान के ऊपर जो है कर्मार्थी संप्रदाय के मुसलमान थे। अब ये कर्मार्थी संप्रदाय के मुसलमान पहले बौद्ध थे, क्योंकि आप देखिए प्राचीन भारत में 3 धर्म अलग अलग हो गए थे, हिंदू धर्म से 2 धर्म निकल आए थे, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। ये कर्मार्थी संप्रदाय वही है जो पहले बौद्धिस्ट था, उसके बाद वो इसमें इस्लाम में कन्वर्ट हुआ। उस पर उसने 1175 पर अधिकार किया। इसी दौरान उसने कच्छ को भी जीता, कच्छ की खाड़ी है उसको भी उसने जीता। गुजरात पर इसका आक्रमण था 1178 का, पर गुजरात के ऊपर उस समय में मूलराज द्वितीय का राज्य था, मूलराज सेकंड था। बहुत कोशिश की गौरी ने मूलराज सेकंड को हराने की, लेकिन मूलराज सेकंड जो है वो बहुत सशक्त राजा था, और यहाँ गौरी को हार का सामना करना पड़ा। मूलराज जो था आबू पर्वत की तलहटी में उसे बहुत बुरी तरह से उसने पराजित किया। यहाँ गौरी को जबरदस्त हार, महमूद गजनबी को हार का सामना नहीं करना पड़ा, ये आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन यहाँ गौरी को विजेता मिले और उसको हार का सामना करना पड़ा। संभवतः ये गुजरात के पास है ना, महमूद गजनबी वाला एक्सपीरियंस था, इसलिए ये बाहर के आने वाले आक्रमणकारी के लिए इन्होंने अपनी सीमाओं को उस तरह से सील किया। तो यहाँ पर उसको हार का सामना, ये पहली पराजय थी गौरी की। और इस युद्ध के अंदर मूलराज की जो पत्नी थी नायिका देवी, उसने कमान संभाली। ये भी एक मैसेज है बेटा, जब भी वक्त पड़ा है महिलाएं अपने पति के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़ी है। इस समय में मूलराज कुछ अस्वस्थ थे जब नायिका ने इस कमाल संभाली थी, तो इसलिए ये युद्ध जो है इतिहास में बहुत अपनी अहमियत रखता है। उसके बाद मैंने कहा कि मुल्तान के बाद पंजाब का क्षेत्र आता है। अगर पंजाब नहीं होगा तो भारत तो मिल नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो पंजाब पर उसने गौरी ने आक्रमण किया।
अपना अधिकार किया। 1179-86 के बीच में उसने पंजाब को जीता। इसी समय सियालकोट का किला है, सियालकोट को जीता। लाहौर, सियालकोट और भटिंडा, नाम आपने सुना होगा, भटिंडा जरूर सुना होगा। भटिंडा को जीता, जिसे सरहिंद कहा जाता था। ये भटिंडा पर हाथ गौरी ने लगाया, बस यही कारण बन गया तराई के युद्ध का, क्योंकि ये सरहिंद का क्षेत्र किसी अन्य राज्य की ये क्षेत्र नहीं था। ये जो था पृथ्वीराज चौहान का सीमावर्ती क्षेत्र था। सरहिंद पर जब गौरी ने, अब जैसे मान लीजिए हमारा LAC पर चाइना चला है, तो हम चुप तो नहीं बैठे रहेंगे ना। हमारे जो बॉर्डर ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है वो पाकिस्तान घुस आए, बाघा बॉर्डर की तरफ अटैक करे, तो हम चुप तो नहीं बैठेंगे। ये वही क्षेत्र था सरहिंद, जो कि पृथ्वीराज चौहान का सीमा क्षेत्र था। इसलिए युद्ध तो निश्चित था, युद्ध, क्योंकि उसके सीमा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था गौरी ने। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने भी तैयारी शुरू की और उसने युद्ध के लिए, पृथ्वीराज चौहान ये युद्ध संभवतः जीत भी जाता, और जीता भी। तराई का पहला युद्ध पृथ्वीराज के फेवर में ही था। 1191 में जो तराई का प्रथम युद्ध हुआ, वो पृथ्वीराज चौहान ने इसे बहुत बुरी तरह, मोहम्मद गौरी को इतनी बुरी तरह से परास्त किया था कि अगर उसके लोग उसे उठा के नहीं ले जाते तो युद्ध क्षेत्र में मर जाता वो। अब यहाँ पर क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान राजपूत है। राजपूत के युद्ध के नियम होते हैं, वो किसी महिला पर हथियार नहीं उठाते, वो किसी सोते हुए व्यक्ति को नहीं मारते, वो बच्चों पर हथियार नहीं उठाते, या भागती सेना को नहीं मारते। उनका ये नियम है। और जो तुर्क आक्रमणकारी भारत से, उनके युद्ध का कोई नियम नहीं है। वो युद्ध किसी भी समय कर सकते हैं, चाहे बंदा सो रहा हो, विश्राम कर रहा हो, महिला है आगे या बच्चे हैं या कोई भी, उनका युद्ध का कोई, उनको किसी भी तरीके से सिर्फ युद्ध को जीतना होता है। जबकि जो राजपूत सैन्य के नियम है, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान के आगे उसका नियम आड़े आ गया। वो चाहता तो मोहम्मद गौरी की सेना जब भाग रही थी तो पीछे से खत्म कर देता। आप अभी मुगल डायनेस्टी भी पढ़ेंगे, सल्तनत जितनी भी डायनेस्टी आप पढ़ेंगे, आप देखना किस तरह से वो अपनी अपोजिट सेना को पीछे दौड़ दौड़ के पकड़ते हैं, मारते हैं, पीछे भागते हैं उसके, जबकि राजपूत के नियम नहीं है ये। तो इसलिए जो है वो उसने नहीं मारा। ये शायद पृथ्वीराज चौहान की एक राजनीतिक गलती हो गई। उस अपने नियम को कड़ाई से उसने पालन किया, वो नहीं करता तो गौरी यहाँ खत्म था, और आगे आने वाले समय में शायद दिल्ली सल्तनत हमें या दिखाई नहीं देता, या फिर किसी और को आना पड़ता इस चीज के लिए। गौरी से तो नहीं तैयार होता। बहरहाल तो 1191 में तराई का पहला युद्ध हुआ, गौरी बहुत बुरी तरह से परास्त हुआ। अब ध्यान दीजिए, गौरी की एक और हार, पहली हार अनिलवाड़ा में हुई, गुजरात में हुई, दूसरी हार ये, और महमूद गजनवी को याद करिए, उसको हराने वाला कोई नहीं था हिंदुस्तान के अंदर उस समय, तो इसलिए वो सीधा चलता चला आया। ठीक है, अब इसी का बदला लेने के लिए गौरी ने फिर तैयारी शुरू की, और 1192 में तराई का दूसरा युद्ध जो पृथ्वीराज चौहान के साथ उसका हुआ। इस युद्ध में मैं एक जिक्र जरूर करना चाहती हूँ। अगर आप इस युद्ध को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो जयचंद्र राठौर है उसका जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है। कारण यह है कि ये जयचंद्र राठौर और पृथ्वीराज चौहान के बीच में एक अनबन रहा करती थी। जैसा कि चंद्रवरदाई बताते हैं कि संयोगिता का एक प्रकरण है कि संयोगिता को जो स्वयंवर उसकी बनाया तैयार किया गया, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया गया था, और संयोगिता को शादी पृथ्वीराज चौहान से करनी थी। पृथ्वीराज का बुत तैयार किया गया, स्टैचू तैयार किया गया, और दरबान के रूप में उसे स्टैचू को रख दिया गया। तो संयोगिता ने जो है वो माला स्टैचू को पहना दी, और बाद में पृथ्वीराज चौहान भी उनको वहां से ले गए। तो ये एक संघर्ष था, क्योंकि जयचंद्र राठौर कैसे भी मजबूत नहीं था पृथ्वीराज के आगे, तो इसलिए उसने गौरी को सपोर्ट किया, जो बहुत बड़ी गलती थी। जयचंद ने सोचा कि गौरी जो है इसको हरा देगा, मार देगा, बात खत्म हो जाएगी, साम्राज्य मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगी किस तरह से उसके साथ क्या हुआ। तो ये जो उसने साथ दिया बहुत गलत था। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया था, तुर्क सेना का अपना कोई नियम नहीं था, उसे युद्ध जीतना है किसी भी तरीके से, बाय हुक एंड क्रुक, कैसे भी उसको विजय हासिल करनी है। तो उसने क्या किया, 1192 में तराई के दूसरे युद्ध में, जब पृथ्वीराज की सेना विश्राम कर रही थी, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, महाभारत की तरफ जाइए, पूरा दिन लड़ते थे बहुत बुरी तरह, फिर उसके बाद शंखनाद होता था विश्राम का। अब विश्राम के बाद किसी भी प्रकार का कोई युद्ध नहीं, फिर वो आराम से एक दूसरे से बातें भी करते थे।
ठीक है। लेकिन ये है तुर्क लोग जिनका हमारी संस्कृति के अंदर कोई समावेश नहीं रहा, ये बाहर से आए हुए लोग हैं बिल्कुल। तो इनके लिए केवल साम्राज्य सत्ता को हथियाने के लिए जो रास्ता संभव हो वो ये अपनाते हैं। विश्राम करते हुए पृथ्वीराज की सेना पर आक्रमण कर दिया और उसका नतीजा ये हुआ कि पृथ्वीराज चौहान हार गया। पृथ्वीराज तृतीय इसको कहा जाता है। ये हार गया और इसको हराने के बाद अजमेर और दिल्ली की सत्ता मोहम्मद गौरी के हाथों में आ गई। चौहान साम्राज्य पूरी तरह से नष्ट हो गया। ताराई के जो दूसरा युद्ध है वो तोमर जो गोविंद राय था जो उसका सेनापति था उसको भी तीर लगा, उसकी भी मृत्यु हो गई। और उसके बाद एक वर्णन करता है चंद्रवरदाई, जिसको कि बाकी इतिहासकार नहीं मानते, लेकिन वो वर्णन करता है कि पृथ्वीराज चौहान को वहां से गजनी ले जाया गया और फिर वहां जाके जो है गजनी में से बंदी बना दिया गया। तब जो है चंद्रवरदाई ने ऐसा कहा जाता है कि सिंहासन पर जहां पर गौरी बैठा है और यहाँ वो खड़ा है, पृथ्वीराज चौहान खड़ा हुआ है क्योंकि वो बंदी है, उसको लाया गया, वो खड़ा हुआ है। तो उसकी गाथा गाता है कि वो बहुत ही शब्द वेदी बाण चलाता है कि वो आंख बंद पे पट्टी बांध कर भी बहुत अच्छा निशाना लगा सकता है। तो गौरी को विश्वास नहीं हुआ, तो जब नहीं हुआ तो उसने कहा फिर आप देकर दिखाइए। तब वो जो है एक शब्द भेदी बाण चलाने के लिए कहता है, वो क्लैप करता है और एकदम वो इशारे में गौरी पर तीर चलाता है और गौरी मर जाता है। लेकिन ये फेक स्टोरी है, आप लोग कहीं भी पढ़े इसे, ये स्टोरी सही नहीं है। चंद्रवरदाई की इस स्टोरी को कोई समर्थन नहीं देता है। ये ठीक उसी प्रकार से स्टोरी दी गई है जैसे कि राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया कि अग्नि कुंड में से निकल आए वो जो परमार चंदेल चौहान, ये संभव नहीं है। तो ये एक फेक स्टोरी है जो उसने अपने राजा के यश में शायद इस चीज को बोला है। ऐसा नहीं है कि उसने शब्द वेदी बाण चलाया और गौरी की मृत्यु होगी, क्योंकि गौरी की मृत्यु हमें दिखती है, गौरी की मृत्यु के प्रमाण हमें दूसरी जगह मिलते हैं, तो इसलिए हम इस चीज को नहीं मान सकते हैं। बट एक स्टोरी इसके साथ ये भी चल रही है। इसके बाद जो हसन निजामी कहते हैं, हसन निजामी की बात को थोड़ा मजबूत इतिहासकार मानते हैं। वो ये कहते हैं कि इसमें पृथ्वीराज चौहान हार गया, उसने गौरी की अधीनता को भी स्वीकार किया और उसने गौरी के अधीन अजमेर का शासन चलाए रखा, उसके अधीन, गौरी के अधीन, ठीक है, अधीनता स्वीकारते हैं, टैक्सेस देना स्वीकार किया। वो उसका आधार क्या बताता है, वो ये कहता है कि जो सिक्के हैं उस समय के, उन सिक्कों के ऊपर एक वर्णन मिलता है, एक तरफ घोड़े की आकृति है और दूसरी ओर लिखा है मोहम्मद बिन साम, जो अपने आप में बताता है कि ये सिक्का बताता है कि कुछ समय पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के अधीन अजमेर पर शासक बना हुआ रहा था। बड़ी बात है ये। 1192 के बाद यहाँ से जो सक्रियता बढ़ जाती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक की बढ़ जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास है और आने वाली जितनी विजय आप दिखाई देंगी वो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक की दिखाई देंगी। मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया जयचंद राठौर के बारे में। जयचंद राठौर ने ये सोचा था कि सब कुछ हमें मिल जाएगा और उसके बाद जो है वो हम बड़े आराम से मौज करेंगे, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। ये जितने आक्रमणकारी हिंदुस्तान के अंदर आए ना, आप भी देखेंगे और आप आगे भी देखेंगे, मैं आपको आगे भी आगाह करूंगी। जिस किसी ने घर का भेदी करा है, वो एक शब्द है ना, घर का भेदी लंका ढाए, जिस किसी ने घर का भेद दिया है उसको उस समय तो इस्तेमाल कर लिया गया है, लेकिन उसके बाद उसका भी हश्र कोई अच्छा नहीं हुआ है। जैसे अगर आप थोड़ा सा और पीछे जाएंगे, पिछले टाइम को आप देखेंगे तो अलेक्जेंडर को देखेंगे। अम्बी ने एक अलेक्जेंडर के साथ जो है उसका साथ दिया, घर का भेद दिया, लेकिन जितना साम्राज्य था वो पोरस को देकर ही गया। वो अम्बी के पक्ष में कभी भी नहीं था अलेक्जेंडर, क्योंकि वो ये कहता था जब ये अपने यहाँ का भेद दे सकता है तो मेरा भेद देने में कितना देर लगेगा, मैं तो बाहर का व्यक्ति हूँ। ठीक इसी तरह से जब यहाँ पर गौरी आया तो गौरी ने इस्तेमाल तो कर लिया। इस्तेमाल करने के बाद गौरी को लगा कि ये जो जयचंद राठौर है ये इसको रखना अपने लिए खतरनाक है। आज इसने किसी का भेद मुझे दिया है, कल मेरा भेद ये किसी और को दे देगा। तो इसलिए 1194 के अंदर गौरी ने जो ऐबक की सहायता से चंदावर के युद्ध में, इसे चांदवाड़ा भी कहते हैं,
चंदावर के युद्ध में कन्नौज का जो शासक था जयचंद्र राठौर, राठौर वंश है ये, अंत हो गया यहाँ पर राठौर वंश का। 94 में उसको बहुत बुरी तरह परास्त किया और उसके बाद 1194 में ही जो कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी जो कि मोहम्मद गौरी के दो सेना नायक हैं, सेनापति हैं, उन्होंने भारतीय क्षेत्रों को, अब यहाँ से जो क्षेत्र हमारे बच गए थे, जो छोटे छोटे राजे रजवाड़े रह गए थे, उनको इन्होंने जीतना शुरू कर दिया, जिसके अंदर बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल पश्चिमी क्षेत्रों के जो शासक है, सेन वंश था वहां पर, लक्ष्मण सेन से जीता और नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और ओदंतीपुर विश्वविद्यालय, जो ओदंतीपुर विश्वविद्यालय का, इन तीनों विश्वविद्यालयों को उसने नष्ट भ्रष्ट कर दिया। कि उसका जो मेन उद्देश्य था, जो इसके अंदर हमारी पांडुलिपियां और हमारा साहित्य और हमारा इतिहास था, उसका विध्वंस करना था, वो उन्होंने किया। यानी कि अगर ध्यान से देखें तो बंगाल और बिहार के जो विश्वविद्यालय थे उनको नष्ट किया। बख्तियार खिलजी असम की तरफ निकल गया, असम के माघ शासक को उसने पराजित किया और उसके बाद 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने फिर अनिलवाड़ा गुजरात की तरफ, अब गुजरात पर जो है वो भीमदेव द्वितीय का शासन है और भीमदेव द्वितीय पर जिसने आक्रमण किया तो भीमदेव ने पुनः उसे पराजित किया। आप ध्यान रखिए, सोमनाथ के मंदिर को याद करिए, जब महमूद गजनवी सोमनाथ के मंदिर पर आया तो उस समय में उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। तो ये गुजरात के अनिलवाड़ा के जो शासक हैं, अब इन्होंने उसी से सबक लेकर अपनी बाउंड्री को सील किया है कि कल कोई आक्रमणकारी आए तो हम अपने देश की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा, अपने साम्राज्य की रक्षा कर पाए, और वो कर पाए। तो गौरी या गौरी की सेना हो, कुतुबुद्दीन ऐबक हो, उन्हें अनिलवाड़ा यानी गुजरात में प्रवेश का रास्ता नहीं दिखाई दिया। 1203 में ऐबक ने चंदेल शासक है परमर्दी देव, उसने उसको हराया और कालिंजर को जीता। अब मोहम्मद गौरी जो है उसके ऊपर आते हैं कि कोई कहता है कि उसको पृथ्वीराज चौहान ने मारा, लेकिन मोहम्मद गौरी को एग्जैक्टली पृथ्वीराज चौहान ने नहीं मारा। 1206 में मोहम्मद गौरी पंजाब से लौट रहा था। लौटते समय वो झेलम नदी के किनारे जो दमिया के स्थान है जो कि पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर है, वहां वो नमाज अदा करने के लिए बैठा। तो क्योंकि इसने खोखर जाति के लोगों का कत्लेआम बड़ी बुरी तरह से किया था, तो कुछ खोखर लोग उसके जो उसने उसका जो प्लेस था, उसका जहां पर वो ये नमाज अदा कर रहा था, चुपचाप उसमें शिविर में घुस गए और उसके बाद उसको नमाज करते समय पीछे से उसको चाकुओं से मार दिया। तो इसका हमें प्रमाण भी मिलता है, जो उस समय के साहित्य लिखा, इतिहास लिखा गया उसके अंदर इस चीज का वर्णन मिलता है। इसी आधार पर हम कहते हैं कि चंद्रबरदाई की बात फेक है, कि वो शब्दवान चलाया और उसमें उसको मार दिया, तो वो फेक है। और गौरी जो है उस समय उसी वहीं पर उसकी गौरी की का जो है कब्र भी बना दी गई। जो मैंने प्रारंभ में जो आपको दिखाया है वो गौरी का मकबरा है, जिसको वहीं बना दिया। लेकिन अपने मरने से पहले गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को अपनी दास्ता से मुक्त कर चुका था। मुक्त नहीं होता तो ऐबक अमीर वर्ग में भी जो है शायद शामिल नहीं होता, वो दास कहलाता। यहाँ क्योंकि दास रहे हैं, इसलिए यहाँ से जब दिल्ली सल्तनत के हम प्रथम काल से शुरू करते हैं तो वो दास वंश का काल है। ये किसी न किसी रूप में, चाहे कुतुबुद्दीन ऐबक हो, इल्तुतमिश हो, बलबन हो, ये किसी न किसी रूप में दास रहे हैं और इसीलिए इस डायनेस्टी को जो है स्लेव डायनेस्टी का नाम दिया जाता है। ये मोहम्मद गौरी है जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की नींव डाली। इसमें 5 डायनेस्टी ने काम किया। 1206 से लेकर 1526 तक का जो आपका पूरा इतिहास है वो दिल्ली सल्तनत का इतिहास है। इसमें 5 डायनेस्टी हैं, जिसकी पहली डायनेस्टी कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होती है। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक किंग नहीं है, कुतुबुद्दीन ऐबक सुल्तान नहीं है, उसे सुल्तान की पदवी नहीं मिली है। वो अपने आप को अमीर कहता था, वो अमीर वर्ग का था, वो एक सेनापति था। उसका कारण ये था कि उसने जो बगदाद का जो खलीफा था, जो तुर्क खलीफा था, उस खलीफा से
एक परमिशन खिल्लत उसने प्राप्त नहीं करी थी। और इसके अलावा गौरी के जो सक्सेसर्स थे, गौरी के जो उत्तराधिकारी अपने आप को कहते थे, यल्दौस था, कवाचा था, ये बराबर पीछे लगे रहे कि ये जितना भी हिंदुस्तान का जीता हुआ साम्राज्य है वे गौरी का साम्राज्य है और इसे जो है उनका अधिकार है, इस पे ऐबक का अधिकार नहीं है, इस पे उनका अधिकार है। ऐबक को युद्ध भी लड़ने पड़े इन लोगों से, लेकिन उन्हें पूरी तरह वो समाप्त नहीं कर सका। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को हम सुल्तान की जब श्रेणी में क्रोनोलॉजिकली जब इसको लिखा जाता है, क्रमबद्ध इतिहास लिखा जाता है, डेट वाइज एक इतिहास लिखा जाता है, तो उस इतिहास की श्रेणी में हम कुतुबुद्दीन ऐबक को किंग एज अ किंग नहीं मानते हैं। वो अमीर नोबल कहलाता है लेकिन वो किंग नहीं कहलाता है। किंग कौन कहलाता है? इल्तुतमिश। और ये प्रश्न आपको पास आता है बच्चों, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी आता है, उसमें गौरी है, ऐबक है, इल्तुतमिश है, तो आपको सोच के चलना है। दिल्ली साम्राज्य का सही संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। गौरी को क्यों नहीं कह सकते? गौरी ने नींव रखी, प्रशासन नहीं किया, उसने राज्य के कोई भी प्रशासनिक कार्य उसने नहीं किया, उससे टाइम ही नहीं था, मर गया वो उसके बाद। ऐबक है, प्रशासन किया, पर उसको सुल्तान के जो है वो परमिशन नहीं है, तो वो सुल्तान नहीं है। अब जो इल्तुतमिश की बात आती है तो इल्तुतमिश ने नासिरुद्दीन कवाचा का भी अंत किया, यल्दौज को भी मारा, खिल्लत भी प्राप्त करी, और उसने एक बहुत मजबूत प्रशासन दिया जो कि बहुत लंबे समय तक चला। उसने हर जगह अमेंड किए, उसने कॉइन्स को अमेंड किया, कई सारी चीजें थी उसकी जो उसने अमेंड की और काफी लंबे समय तक वो चली। तो ये आपका जो है मोहम्मद गौरी है। आप को कोई चीज अगर नहीं समझ में आ रही है, कुछ है तो आप पूछ सकते हैं बेटे। कोई चीज ऐसी हो जो आपको कहीं अटक रही हो। इसमें एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है बच्चों। देखो, मोटा मोटी तौर पर दो बातें देखिए आप। एक, जब वो बाउंड्री पर गौरी आया, अटैक करने के लिए बाउंड्री के ऊपर आया गौरी, तो हमारे जितने भी बाकी हमारे जो किंग और किंगडम, जैसे पृथ्वीराज चौहान था, जयचंद्र राठौर था, ये लोग मिलकर अगर लड़ते तो गौरी बाउंड्री पर चला जाता, अंदर आता ही नहीं। अगर इसे पंजाब पे रोक देते, सारे हिंद पे ही लड़ लेते एक साथ में। ये जो राठौर और चौहान जो हैं, इनकी जो आपस की लड़ाई है ना, ये गौरी के लिए बड़ा लाभकारी सिद्ध हो गई, क्योंकि चाहते ना चाहते ये बट गए। इस वजह से जो है ये गौरी इतना शक्तिशाली हो गया, वरना गौरी महमूद गजनवी की तरह शक्तिशाली नहीं था। महमूद गजनवी बर्बर था, बट गौरी का जो है वो उतना मजबूत उसकी शक्ति नहीं थी, उतनी सैन्य ताकत उसकी इतनी मजबूत नहीं थी। आप देखिए उसे कई जगह डिफीट भी हुआ है वो, जो जो चीज हम इसमें इतिहास के अंदर जब हम पन्ने पलटते तो हमें दिखाई देती है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और यदि आप लोग कुछ, ये उसका मकबरा है, मैं पहले भी स्टार्टिंग में आपको दिखा चुकी थी। ये आज की तारीख में भी मौजूद है। इसके ऊपर जितनी भी नक्काशी और तराशी है, ये सारी बिल्कुल ईरानी शैली का बना हुआ है। ये जो हमारे यहाँ मकबरे आपको दिखाई देंगे, हिंदुस्तान के अंदर जो मकबरे दिखाई देंगे वो इंडो इस्लामिक आर्ट में दिखाई देते हैं, उसमें दोनों ही आर्ट आपको दिखाई देती हैं, पर ये पूरी तरह से ईरानी शैली पे बना हुआ मकबरा है। और बच्चों कुछ आप लोगों को कोई जानकारी चाहिए तो आप बताएं। मैम ये मकबरा है कहाँ पर? ये ये ना झेलम के पास पाकिस्तान में है बेटा। मैं एक जगह है सुहाव, आई थिंक ऐसा कुछ एक जगह, मैं बता दूंगी आपको। अच्छा, ठीक है मैम। हाँ, ये पाकिस्तान में है, पश्चिमी पाकिस्तान के झेलम नदी के किनारे है। ठीक, तो आज की हमारी क्लास बच्चों को समझ में आता है? सीरियसली बताएंगे आप? मैम यस। हाँ, कोई चीज़ अगर नहीं है, मैं इसलिए वीडियो बनाती हूँ ताकि मैं आपको वो भेज दूँ, और कोई कमी अगर आपको दिखाई दे या नहीं कुछ आप पकड़ पाए तो उसको आप देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो अपना पूरा पूरा ध्यान रखिए बालकों, बहुत अच्छे से। कोविड देखो बहुत तेजी से बढ़ रहा है बेटा, और ये केवल आप लोग प्रोटेक्शन लेंगे उसी से बच सकते हैं, और कोई रास्ता इसका है नहीं है। अभी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवाई नहीं है इसकी, तो अपना हाथों को फ्रिक्वेंटली साफ करते रहिए। घर से बाहर मास्क के बगैर तो बिल्कुल मत निकलिए। आप घर से बाहर अगर अनावश्यक है तो बिल्कुल मत जाइए।
बहुत आवश्यक है, जाना ही है तो कर भी कह सकते हैं, हम जाएंगे भी, तो मास्क को, कपड़े के मास्क को यूज करिए। और जब बाहर से घर आते हैं, अंदर आते हैं, आने के बाद तुरंत अपने हाथों को और मुंह को साबुन से धोइए, संभव हो तो नहा लीजिए अच्छे से। और फ्रीक्वेंटली बीच बीच में जैसे हम बाहर के सामान खरीदते हैं, सब्जी खरीदते हैं, सब खरीदते हैं, तो अपने हाथों को जरूर धोइए। और सब्जी को भी एक साइड में रख के बाद में उसे अच्छे से धोकर तब उसे पकाइए। हालांकि सब्जी में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि सब्जी जो है वो 100 हीट के ऊपर जाती है, इस वजह से उसके अंदर ये दिक्कत नहीं आती। बट हमारे हाथों में ये संभावनाएं हो सकती हैं, डरने की जरूरत नहीं है, संभलने की जरूरत है। अच्छा बेटा, सो टेक केयर, अपना अपना सब लोग बहुत बहुत ध्यान रखिए, ठीक है? ठीक, ओके बेटा, बाय बाय।